हेलो दोस्तों, घटना चक्र की नेक्स्ट सीरीज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका पार्ट सेकंड आज से मैं पढ़ाऊँगा। पार्ट फर्स्ट इसके पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में जाके पार्ट फर्स्ट देख लें, फिर पार्ट सेकंड देखें। और उसके पहले मैंने जूरिस का और इंटरनेशनल लॉ का और टीपीए का तीनों का बना दिया हूँ। चौथे का ये बना रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट मैं आज बताऊँगा। सेकंड पार्ट अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक का वाद किससे? बड़े पैमाने पर ऑफर। इसको चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक सही नहीं रहता। ठीक, अब आप आ जाओ। स्मोक बॉल कंपनी हो गया, बड़े ऑफर फिशर बनाम सेल का वाद। ट्रीट करने का न्योता, टीन बनाम हाफमैन क्रॉस ऑफर, हार्वे बनाम मूल्य का उद्धरण। अब आ जाओ बेलफोर बनाम बेलफोर का केस। बेलफोर बनाम बेलफोर का केस जब संविदा करने के आशय से संबंधित है। संविदा करने के आशय से संबंधित है। तो देख लो ये क्या कहता है। देख लेते हैं ये क्या कहता है। कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम में सामाजिक संबंधों को अथवा पारिवारिक संबंधों के संबंध में किए गए समझौते के बारे में अवधारणा की जाती है कि पक्षकारों का आशय किसी विधिक संबंध को सृजित किए जाने का नहीं था, अतः ऐसे समझौते बाध्यकारी वचन का सृजन नहीं करते हैं। बेलफोर बनाम बेलफोर के वाद में संविदा करने का आशय नहीं था। पति द्वारा अपनी पत्नी को इलाज के लिए 300 पाउंड बेचने का वचन किया था, उसके बीच विधिक संबंधों का सृजन नहीं करता, अतः पत्नी रकम्मा वसूली नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। नॉन एक्ट फैक्टम। नॉन एक्ट फैक्टम का अर्थ है अज्ञानता से निष्पादित दस्तावेज, प्रपीड़न से निष्पादित दस्तावेज, अनुचित प्रभाव के अंतर्गत निष्पादन दस्तावेज, भारत के बाहर दस्तावेज का निष्पादन। तो अज्ञानता से निष्पादित दस्तावेज, तो इसका क्या अर्थ है? नॉन एक्ट फैक्टम का एक लैटिन पदावली है जिसका अंग्रेजी में अर्थ इट इज़ नॉट डीड, मतलब नॉन इट्स फैक्टम को कहते हैं। इट नॉट मतलब नहीं, इट्स मतलब माई, फैक्टम मतलब डीड। इसका हिंदी रूपारण या मेरा दस्तावेज नहीं है। नॉन एक्ट फैक्टम का संविधि में एक रक्षा जो हस्ताक्षर करने वाले पक्षों को समझौते के प्रदर्शन से बेचने की अनुमति देता है, जो निष्पादित करने या हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से मौलिक रूप में अलग है। अर्थात नॉन एक्ट फैक्टम का अर्थ है अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित धाराओं में से किसमें इस नियम की झलक दिखती कि प्रस्तावना की संसूचना प्रायिक ढंग से की जानी चाहिए? तो 2 काम में दिखता है, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में। तो किस में दिखता है? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रस्तावना की संसूचना प्रायिक ढंग से होनी चाहिए की झलक भारतीय दंड संहिता की धारा 3 में मिलती है। प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्तावनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण क्रमशः प्रस्तावना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले, प्रतिसंग्रहण करने वाले पक्षकारों के किसी ऐसे कार्य या लोभ से हुआ समझा जाएगा जो प्रस्तावना या प्रतिसंग्रहण को संसूचित करने का आशय रखता हो या जो उसे संसूचित करने का इरादा रखता हो। 2 का प्रस्तावना, धारा 4 संसूचना कब संपूर्ण होती है? धारा से प्रतिसंग्रहण कैसे किया जाए, प्रतिसंग्रहण रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कोई व्यक्ति वयस्क तब समझा जाता है कब? जब वह 21 वर्ष हो, 18 हो, 19 हो, 25 हो। तो कब? 18 वर्ष है। तो 3 में बताया गया है कि वह 18 वर्ष पूरी आयु तो वह वयस्क, परंतु जब किसी अवयस्क के लिए उसकी संपत्ति न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाता तो वह वयस्क 21 वर्ष की आयु पूरा करे। या भारतीय विधि के व्यक्ति वयस्कता तब समझा जाएगा जब उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है कि एक 19 वर्षीय लड़का जिसकी संपत्ति के लिए अभिभावक नियुक्त किया गया है अपनी संपत्ति विक्रय हो संविदा करता है, शून्य है, वैध है, अवैध है, शून्यकरणीय, शून्य है। क्यों है? धारा 11 के अनुसार वयस्क की संविदा हेतु सक्षम पक्षकार हो सकता है और
और भारतीय वयस्कता अधिनियम के अधीन किसी संपत्ति हेतु संरक्षक नियुक्त है, तब वयस्क माना जाएगा जब वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। चूंकि यह 19 वर्ष का आता, वह संविदा करने हेतु सक्षम नहीं आता, संविदा शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है कि एक्स अपने मकान को बेचने की प्रस्तावना वाई से 10 अगस्त 2003 को करता है, को डाक से करता है। वाई प्रतिग्रहण 15 अगस्त 2003 को डाक में डालता है। 18 अगस्त 2003 को वाई को सूचना मिलती है कि एक्स 12 अगस्त 2003 को मृत्यु हो चुकी थी, अतः वाई द्वारा प्रतिग्रहण वैध है तथा एक्स के उत्तराधिकारी बाध्यकारी होंगे। वाई द्वारा प्रतिग्रहण वैध नहीं है, एक्स के उत्तराधिकारी बाध्य नहीं होंगे। संविदा वाई की इच्छा पर शून्यकरणीय होगा। संविदा एक्स के उत्तराधिकारी की इच्छा पर क्या हो जाएगा? शून्यकरणीय हो जाएगा। तो अब इसका उत्तर पढ़ लो क्या है। धारा 3 क्या कहती है? प्रस्तावनाओं की संसूचना और प्रतिग्रहण संबंधी प्रावधान वाई में है तथा प्रतिग्रहण को डाक द्वारा डालने के पूर्व प्रस्तावक एक्स की मृत्यु हो चुकी थी, अतः वाई द्वारा किए गए प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक को प्राप्त नहीं हुई थी, अतः वाई का प्रतिग्रहण वैध नहीं है तथा एक्स के उत्तराधिकारी संविदा के लिए बाध्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट आप आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना संपूर्ण हो जाती है। प्रस्तावक एक्सेप्टेंस के विरुद्ध कब हो जाती है? प्रस्तावक के विरुद्ध जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाता है, जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारित अनुक्रम में कर दिया जाता है कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाता है। प्रतिग्रहण प्रस्तावक को संसूचित किया जाए, उपरोक्त सभी, तो इसमें बी हो जाएगा। जब वह सामान्य कारोबार के अनुक्रम में कर दिया जाता है, तो जब वो जैसे उसने डाक में लेटर डाला, तैसे ही उसका क्या समझ लिया जाएगा कि वो प्रस्तावक के ज्ञान में आ गया है। के अनुसार स्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावक उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती जिसने वह की गई। प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना उस समय पूर्ण हो जाती है जब वह परेषण के अनुक्रम में कर दिया जाता तथा प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? डाक द्वारा प्रतिग्रहण के मामले में प्रतिग्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध किस बिंदु पर पूर्ण हो सकता है? जब प्रतिग्रहण का पत्र प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दिया जाता है, वह प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए, जब प्रतिग्रहण का पत्र लिखा जा चुका है, जब प्रतिग्रहण का पत्र प्राप्त किया जा चुका, जब प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्तावक द्वारा पढ़ा जा चुका। तो इसमें क्या? परेषण में जब डाल दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ। संविदा अधिनियम धारा 4 क्या है? किसका उपबंध नहीं करती है? ध्यान से पढ़ो। उपबंध नहीं करती। प्रस्तावना की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिसंग्रहण की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहणों की संसूचना। तो इसमें डी हो जाएगा। धारा 4 में प्रस्तावना की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिसंग्रहण की सूचना का प्रावधान, जबकि प्रस्तावनाओं और प्रतिग्रहणों तथा प्रतिसंग्रहणों का उपबंध 5 में है। ये उपबंध 5 में है और संसूचना किस में है? 4 में है। 4 और 5 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध नहीं है? प्रस्तावना की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रस्तावना तथा प्रतिग्रहण, प्रतिसंग्रहण, संविदा का प्रतिसंग्रहण धारा 4 और 5 में नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है। कब पूर्ण होती है? जब जैसा कि वह प्रतिग्रहण प्रतिग्रहण पर हस्ताक्षर करता है, जैसे ही वह प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल देता, जैसे ही प्रतिग्रहण पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो जाता। उपयुक्त में कोई नहीं। जैसे ही वह प्राप्त धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव के प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जैसे ही वह प्रतिग्रहण पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। कब हो जाती है? अभी बताया हूँ, इसको पढ़ लेना। धारा 4 फिर कहता है, धारा 4 के अनुसार स्वीकृति तथा प्रतिग्रहण की संसूचना तथा स्वीकृतिकर्ता प्रतिग्रहीता का तब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। प्रतिसंग्रहण की संसूचना उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने प्रतिसंग्रहण किया तब संपूर्ण हो जाती है। कब संपूर्ण होती है? जब वह व्यक्ति के प्रति जिसने प्रतिसंग्रहण किया हो इस प्रकार परेषण के अनुक्रम में कर दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए जो उसे करता है, जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आती है जिसने प्रतिसंग्रहण किया है, जब वह उस व्यक्ति के प्रतिसंग्रहण किया जिसने पुष्टि करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा?
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, जब वह व्यक्ति ज्ञान में आती है जिसके प्रतिसंग्रहण किया गया है। धारा 4 में फिर पढ़ लो, 4 बार, जितनी बार ना आए उतनी बार। धारा 4, प्रतिसंग्रहण की संसूचना उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने प्रतिसंग्रहण किया है तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है। इतनी बार पढ़ लो कि वो भूलो ना। प्रस्तावक द्वारा दूसरी पार्टी को प्रस्ताव के निरस्तीकरण की सूचना के संचार कर प्रस्ताव रद्द हो जाता है। प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए दिए गए निर्धारित समय में चूक कर प्रस्ताव रद्द होता है। अगर कोई समय निर्धारित नहीं है तो उचित समय के चूक जाने के बाद से प्रस्ताव रद्द हो जाता है। निर्धारित समय से नहीं मिलने वाली कोई प्रस्ताव रद्द हो जाता है। भारतीय संविधान अधिनियम धारा 5 के प्रस्तावों और स्वीकृतियों के प्रतिसंग्रहण से संबंधित इसके अनुसार प्रस्तावक अपने प्रस्ताव की प्रतिग्रहण पूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय रद्द कर सकता है। अधिनियम 6(1) के अनुसार क्या है? 6(1) के अनुसार द्वारा दूसरे पक्षकार की रद्दीकरण की सूचना संसूचित किए जाने तथा 6(2) के अनुसार विहित समय के बीत जाने पर युक्त समय बीत जाने पर प्रस्ताव रद्द हो जाता है। निम्नलिखित में से एक कथन सही है। प्रस्ताव को प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है जब स्वीकृत को नहीं, स्वीकृत को प्रतिसंग्रहित किया जाता है जबकि प्रस्ताव को नहीं। प्रस्ताव को स्वीकृत और प्रतिसंग्रहणीय, प्रस्ताव स्वीकृत और अप्रतिसंग्रहित। तो प्रस्ताव व स्वीकृति दोनों प्रतिसंग्रहणीय है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रस्ताव उसके स्वीकृत या संसूचना के प्रस्ताव के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंग्रहित की जा सकती है। कोई भी स्वीकृत प्रतिसंग्रहण उस समय स्वीकृत या संसूचना प्रतिग्रहित के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? A proposal to sell his house to buy the sending a letter and be request the proposal by a letter sent by post may revoke his proposal at any time before the receives the letter of acceptance at any time before B post his letter of acceptance at any time before at the moment of B point is the letter acceptance any time after B posted his letter। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। धारा 5 क्या कहता है? प्रस्तुत समस्या धारा 5 के प्रतिस्थापनाओं, प्रतिसंग्रहणों तथा प्रतिसंग्रहण के एकमात्र दृष्टांत पर आधारित है। दी हुई स्थिति में ए अपनी प्रस्तावना को बी द्वारा अपने प्रतिसंग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंग्रहित कर सकता किंतु उसके पश्चात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। यदि स्वीकृति का पत्र उसके विखंडन का तार दोनों प्रस्तावक को साथ में प्राप्त होता है तो स्वीकृति का विखंडन मान लिया जाएगा। ऐसा नियम किसमें प्रस्तावित है? धारा 5 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्या कहता है? धारा 5 के दृष्टांत इस विषय पर विधि स्पष्ट करता है कि धारा 5 के दृष्टांत के अंतिम पैरा में स्पष्ट है, यदि स्वीकृतिकर्ता और स्वीकृति पत्र एवं विखंडन पत्र दोनों प्रस्तावक को एक साथ प्राप्त हो तो स्वीकृति का विखंडन मान लिया जाएगा। अगर स्वीकृति वाला पत्र और विखंडन वाला पत्र दोनों साथ में प्राप्त हुआ है तो क्या माना जाएगा? कि उसका विखंडन हो गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वीकृति डाक द्वारा भेजी गई है तो किसी भी समय भंग की जा सकती है, भंग नहीं की जा सकती है। सी ऑप्शन है। प्रस्तावक के ज्ञात में आने से पूर्व भंग की जा सकती है या तब भंग की जा सकती है जब यह प्रस्तावक के पास ना पहुंची हो। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या है? धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रतिसंग्रहण प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंग्रहित किया जाएगा किंतु उसके पश्चात नहीं। अतः डाक द्वारा भेजी गई स्वीकृत प्रस्तावकों के ज्ञान में आ जाने के पूर्व भंग की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? आ अपने प्रस्ताव को विखंडित करने का तार बी को भेजता जिससे बी अपना स्वीकृत पत्र डाक में छोड़ने के बाद प्राप्त करता। बा भी अपनी स्वीकृति के विखंडन करने का तार आ को भेजता। आ और बा की स्वीकृत पत्र पहुंचने के पश्चात प्राप्त होता। सही उत्तर बताइए। आ और बा के बीच संविदा नहीं हुई, आ और बा के बीच संविदा हुई। आ की इच्छा पर शून्यकरण ये होगा, बा की इच्छा पे। तो ये क्या होगा? आ और बा के बीच में संविदा हुई। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया करो, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 5 के
प्रतिग्रहणों, विखंडनों तथा का प्रावधान है। धारा 5 के अनुसार किसी भी प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण प्रस्तावना की संसूचना प्रस्तावक के संबंध में पूर्ण हो जाने के पूर्व किया जा सकेगा, उसके बाद नहीं। इसी प्रकार स्वीकृत का प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहित के संबंध में पूर्ण हो जाने के पूर्व किया जा सकता है, इसके पश्चात नहीं। प्रश्न प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि आ द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को विखंडित किए जाने का पत्र बा द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद मिलता है। बा और आ द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के विखंडन तार की स्वीकृति पहुंचने के बाद प्राप्त होता है। अतः संविदा स्वीकृत आ को मिलते हुए पूरी हो गई। अब नेक्स्ट आ जाऊं। नेक्स्ट क्या है, एक प्रतिग्रहण उसी समय संपूर्ण हो जाती है जब प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल दिया जाता है, भले ही यह प्रस्तावक के पास पहुँचे या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन सही है? भारतीय विधि के अनुसार नियम वैध है, आंग्ल विधि के अनुसार नियम वैध, आंग्ल और भारतीय दोनों के अनुसार, प्रतिग्रहण पत्र का डाक में डालते ही प्रस्तावक प्रतिग्रहिता दोनों बाध हो जाते हैं। अंग्रेजी विधि एंसन अ प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रतिग्रहिता पत्र भेजते ही बाध्य हो जाता और वह तभी बाध्य होता है जब उसका पत्र प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाए। प्रतिग्रहण एवं प्रस्तावक के ज्ञान में आने से पूर्व प्रतिग्रहिता प्रतिग्रहण को रद्द भी कर सकता है। डाक द्वारा स्वीकृत की दशा में प्रतिग्रहण उसी क्षण पूर्ण हो जाता है जैसे ही पत्र डाक में डाल दिया जाता है। ऐसी दशा में प्रस्तावक बाध्य है। यह निर्णय भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के बाद में किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। छूट गया क्या? छोड़ दो। अच्छा, प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण हो जाता है केवल प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्ता से यदि मृत्यु या उन्मत्ता का तथ्य प्रतिग्रहित के ज्ञान में आ जाता है। प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्ता में यदि मृत्यु या उन्मत्ता या प्रतिग्रहिता के ज्ञान के पूर्व आ जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? मृत्यु या उन्मत्ता तथ्य प्रतिग्रहिता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से एक्सेप्टेंस से पहले आ जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तावना की वैध अभिस्वीकृति है? वैध अभिस्वीकृति है तो कौन सी वैध अभिस्वीकृति है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना प्रतिग्रहित को वैध अभिस्वीकृति। तो वैध अभिस्वीकृति क्या? जब प्रस्तावना की अज्ञानता में अभिस्वीकृति की गई हो, जब अभिस्वीकृति प्रचलित एवं न्यायोचित रीत से दी गई हो किंतु प्रस्तावक द्वारा विहित रीत से नहीं दी गई हो, जब अभिस्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित रीत से दी गई। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जब अभिस्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित रीत द्वारा दी गई हो, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वीकृति प्रतिग्रहण भारतीय संविदा अधिनियम 2 खा में परिभाषित है। संविदा अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार किसी प्रस्तावना की अभिस्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित कोई रीत से होनी चाहिए। जहां प्रतिग्रहण में कोई रीत नहीं बताई गई वहां अभिस्वीकृति युक्त रीत से की जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में स्वीकृति वैध मानी जाती? किस परिस्थितियों में स्वीकृति वैध मानी जाती? जब स्वीकृति फैक्स द्वारा, जब स्वीकृति तोता द्वारा, ये एक बार बता चुका हूँ, जब स्वीकृति फैक्स द्वारा भेजी गई हो। नेक्स्ट आ जाओ। प्रस्तावना का वचन संप्रवर्तित करने के लिए केवल अत्यांतिक होना आवश्यक है, केवल अविशेषित होना आवश्यक है, किसी भी प्रायिक युक्त प्रकार से मात्र अभिव्यक्त होना ही चाहिए, अत्यांतिक होना चाहिए, अविशोषित होना चाहिए तथा किसी भी प्रायिक युक्त प्रकार से अभिव्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अत्यांतिक होना चाहिए, अविशेषित होना चाहिए तथा किसी भी प्रायिक युक्त प्रकार से अभिव्यक्ति होना चाहिए। धारा 7 के अनुसार किसी भी प्रस्तावना को वचन में संप्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिग्रहण अत्यांतिक और अविशेषित होना चाहिए तथा प्रस्तावक द्वारा प्रतिग्रहण का ढंग विहित रूप से किए जाने की स्थिति में छोड़कर किसी भी प्रायिक युक्त प्रकार से अभिव्यक्ति होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव की साशर्त अथवा शर्त के बिना हो सकती है। साशर्त परंतु अत्यांतिक होनी चाहिए, बिना किसी शर्त के अत्यांतिक होनी चाहिए, शर्त के बिना अत्यांतिक होनी चाहिए। तो धारा 7 के अनुसार प्रस्तावना को वचन में परिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण अत्यांतिक अवशोषित होना चाहिए।
प्रस्ताव का आंशिक या शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रतिप्रस्ताव है, न कि स्वीकृत है। प्रतिप्रस्ताव का प्रभाव होता है कि मूल प्रस्तावना रद्द हो जाती है, अतः प्रस्ताव की स्वीकृति अत्यंतिक होनी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति कैसे होनी चाहिए? अत्यंतिक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बिना किसी शर्त के एवं अत्यंतिक होनी चाहिए। प्रस्ताव को वचन में बदलने के लिए स्वीकृत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अत्यंतिक व बिना शर्त के। खूब पूछता प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? अत्यंतिक और बिना शर्त के होना चाहिए। नेक्स्ट पेज आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? का डाक द्वारा एक रजिस्ट्रीकृत बीमाकृत पार्सल किसको? खा को भेजता है, परंतु डाकघर का को पार्सल परिदत्त नहीं करता। खा द्वारा डाकघर के विरुद्ध संस्थित किए गए वाद में यह तर्क दिया जाता है, चूंकि का तथा डाकघर के बीच हुई संविदा खा एक पक्षकार नहीं, अतः वह यह संविदा परिवर्तनीय कराने के वाद नहीं ला सकता। तो अब इसमें क्या होगा? खा वाद संस्थित करने का हकदार नहीं है। खा क्या करता? केवल का की ओर से वाद ला सकता। खा वाद संस्थित कर सकता क्योंकि उसके पक्ष में एक परिलक्षित न्याय सृजित होता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका केस पढ़ लेना। पोस्ट मास्टर जनरल बनाम रामकृपाल साहू वाला केस है। पोस्ट मास्टर जनरल बनाम रामकृपाल साहू का। इसमें क्या निर्धारित किया? जब किसी व्यक्ति को बीमा युक्त डाक द्वारा कोई भेजी गई हो तो उसके प्रति डाकखाना न्यासी हो जाएगा और वस्तु न पहुंचने से उसे वाद लाने का अधिकार होगा, अतः का वाद संस्थित कर सकता है क्योंकि उसके पक्ष में परिलक्षित न्याय सृजित हुआ है। न्याय संविदा संसर्ग के सिद्धांत का अपवाद है। अब आ जाओ, ये अब घटना चक्र का अध्याय 2 हो जाएगा 10 से 30 तक। संविदा निम्नलिखित आवश्यक तत्वों में से किसे भारतीय संविदा अधिनियम में स्थान प्राप्त नहीं है? पक्षकारों की सक्षमता, वास्तविक प्रतिफल, वैध उद्देश्य, संविदा का आशय। तो क्या संविदा का आशय नहीं है? धारा 10 में संविदा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं: पक्षकारों के बीच करार होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, सक्षम पक्षकार होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, अभिव्यक्ति रूप से शून्य न घोषित किया गया हो। जो करार किया गया उसे शून्य घोषित न किया गया हो। धारा 10 के अनुसार कौन सा करार संविदा में परिवर्तन के आवश्यक नहीं है? स्वतंत्र सहमति, संविदा की करने की विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ होना चाहिए, करार में अनुबंधों की निश्चितता। तो यही नहीं है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? संविदा का आवश्यक अंग है पक्षकारों को पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक दबाव, एक पक्षकार दूसरे पर प्रावधानता, एक पक्षकार की सक्षमता और संविदा करने में समर्थ। यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संविदा होनी चाहिए: प्रतिफल, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, विधिक उद्देश्य, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? युक्त निर्बंधन और शर्तें संविदा के लिए आवश्यक नहीं है। ये कहाँ बताया? धारा 10 में। सक्षम पक्षकार होना चाहिए, वैध प्रतिफल होना चाहिए, वैध उद्देश्य होना चाहिए तथा युक्त निर्बंधन बाधक है। ठीक है। अब आ जाओ, इसमें क्या कहता है? धारा 31 किससे संबंध? समाश्रित संविदा से। धारा 31 समाश्रित संविदा सही है। धारा 29 अनिश्चित करार से, ये भी सही है। धारा 62 संविदा के विखंडन का प्रभाव है, ये भी सही है। धारा 13 दुरुपदेशन नहीं है, सम्मत कंसेंट है। ये कंसेंट की परिभाषा दी गई है। ठीक है। इसमें कंसेंट की, सम्मत की परिभाषा दी गई। 13 में सम्मत की परिभाषा दी गई है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट उस पे पेज पे। एक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम रखता है। क्या रखता है सक्षम? कि वयस्क स्वस्थचित्त है, या कि वह संविदा की प्रकृति को पूर्णतया समझता। उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? उपयुक्त में से दोनों। यदि वह वयस्क और स्वस्थचित्त है, यदि वह अपनी संविदा की प्रकृति को पूर्णतया समझ सकता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार संविदा सक्षम पक्षकारों द्वारा की जाती है। धारा 11 कहती है कि सक्षम पक्षकार वह है जो वयस्क तथा स्वचित्त हो। इसी के साथ धारा 12 यह कहती है स्वचित्त वह व्यक्ति होता है जो संविदा करने को और समझने को, अपने हित के प्रभाव के बारे में युक्त निर्णय लेने में समर्थ है। इसलिए उत्तर कौन सा सही है? सी सही है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। संविदा करने के लिए सक्षम कौन है? एक वयस्क, एक अस्वस्थ चित्त व्यक्ति, विधि द्वारा संविदा करने से रोका गया व्यक्ति, एक अंधी महिला। तो कौन? एक अंधी महिला, ये सक्षम है।
नेक्स्ट आ जाओ, कौन सक्षम है? अस्वस्थ मन का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बालिग नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायालय संविदा करने के लिए अयोग्य, वह व्यक्ति जो कोई चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। चुनाव लड़ने से वंचित है तो थोड़ी है। धारा 11 संविदा करने के लिए सक्षम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से सभी करार संविदाएं होती हैं। यदि एक करार वो पक्षकार के बीच एक प्रतिकल के लिए गठित होती है, सभी करार संविदाएं होती हैं। यदि एक बार दो पक्षकारों के भी कहाँ गया, हाँ, यदि एक बार वो पक्षकार बीच में उसकी सहमति से गठित होते हैं, सभी करार संविदाएं होती हैं। यदि एक बार वे सक्षम पक्षकारों के बीच गठित होती है, सभी करार संविदाएं होती हैं। यदि वे सक्षम पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सहमति से तथा विद्यमान प्रतिफल के लिए गठित होती हैं और विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना की गई, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसमें संविदा के आवश्यक लक्षण क्या? करार होना चाहिए, करार प्रस्तावना, प्रतिग्रहण और प्रतिफल से मिलकर बना होना चाहिए, पक्षकार सक्षम होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, स्वशिक्षित होने चाहिए तथा किसी विधि के अधीन संविदा करने में अनर्ह ना हो, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य होना चाहिए, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया, लिखित एवं अनुप्रमाणिक होना चाहिए, और यदि भारत में प्रभुत्व द्वारा लिखित अनुप्रमाणित होगा तो अपेक्षित होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, संविदा निर्माण के लिए आवश्यक 3 तत्वों में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतिफल, प्रस्ताव, स्वीकृति है, नुकसानी नहीं है। संविदा निम्नलिखित कौन सी धारा संविदा करने की सक्षमता के बारे में 11 बताती है? नेक्स्ट आ जाओ, एक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षमता रखता है यदि वह संविदा करने की पूर्ण प्रकृति को, ये हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? वयस्कता की आयु पूरी कर ली, कौन सी? 18 हो जाएगी। धारा 11 के अनुसार हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार अध्याधीन वयस्क हो जाने पर और स्वशिक्षित हो तथा विधि द्वारा वह अध्याधीन हो संविदा करने के लिए निर्धारित ना हो। वयस्क से तात्पर्य संविदा करने के लिए 18 वर्ष है। भारतीय वयस्कता अधिनियम में की आयु 18 वर्ष ही दी गई है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब एक अवैध संविदा करने का पक्षकार हो सकता है? नहीं हो सकता। धारा 11 के अनुसार ऐसा व्यक्ति सक्षम नहीं, ये छोड़ दो, शून्य हो जाएगा, इसको छोड़ दो। धारा 11 में एक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। कौन माना जाता है? विधि जो व्यक्ति संविदा करने के लिए उपयोग है, यदि वह उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी छोड़ दो। अवैध संविदा ये भी छोड़ दो, कोई ये सब कर ले जाओगे, ये सब कोई टफ नहीं है। 11 से मोरी बीबी धर्मदास घोष वाला केस खूब पढ़े, जो पढ़ा होगा कंटेंट। मोरी बीबी वैसे धर्मदास घोष अव्यवस्था के करार से संबंधित है। संविदा को कमी भी शून्य बनाती है। घटना संविदा को कभी भी शून्य बनाती है। घटना संविदा को कभी भी शून्य बनाती है। संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो जाने पर मुद्रा का उन्मूलन वचनदाता की मृत्यु विधि के परिवर्तन द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये मुद्रा का अवमूलन नहीं बनाती है। मुद्रा के अवमूलन से संविदा वो नहीं होती। इसको पढ़ लो। रुपए का अवमूलन संविदा को शून्य नहीं बताती है। संविदा की परिभाषा के अनुसार संविदा के 2 तत्व हैं, पहला करार, दूसरा करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। करार प्राधिकृत प्रस्थापना को कहते हैं, संविदा करार को कहते हैं, करार वचन को कहते हैं। वचन का अर्थ है प्रतिज्ञता, प्रस्थापना, सब करार संविदाएं हैं। यह संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए विधिपूर्ण उद्देश्यों के किए गए अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हो, तो धारा 10 हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अवयस्का द्वारा उससे की गई संविदा क्या होती है? शून्य होती है, हर कोई जानता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है कि अवयस्क का करार शून्य होता है। यह बात मोरी बीबी धर्मोदास घोष में अधोलिखित किसके द्वारा अधोलिखित? ये लॉर्ड फोर्ड नार्थ के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्ड नार्थ के द्वारा। किसके द्वारा अब लिखित की गई थी? धर्मोदास मोरी बीबी में लॉर्ड फोर्ड नार्थ ने कहा अवयस्क का करार प्रारंभ से ab इनिशियो शून्य होता है। उल्लेखनीय यह निर्णय प्रीवी काउंसिल में दिया गया, जिसमें लॉर्ड फोर्ड नार्थ के अतिरिक्त लॉर्ड मैग्नाटन, लॉर्ड डेवे, लॉर्ड लिंडले, लॉर्ड एंड्रू स्कोबल और लॉर्ड विल्सन थे। तो कौन दिया? लॉर्ड फोर्ड नार्थ, याद रख लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, नाबालिग का करार प्रारंभ से शून्य होता, मोहरी बीबी धर्मोदास। फिर आ जाओ नेक्स्ट, एक अवयस्क ने वचन पत्र पर कुछ ऋण लिया, वयस्क प्राप्ति के उपरांत उसने मूल राशि
और उस पर ब्याज की राशि के लिए दूसरे वचन पत्र लिखा। ऋणदाता ने दूसरे वचन के आधार पर ऋण की वसूली के दावा किया, वह दावा क्या हो जाएगा? वह दावा खारिज करने योग्य है, क्योंकि वह धनराशि आवश्यकता के लिए नहीं दी गई थी। क्योंकि खारिज करने के योग्य है, क्योंकि पहले वचन पत्र के शून्य होने के कारण विधिमान प्रतिफल नहीं माना जाएगा। क्यों वो है डिक्री योग्य है, क्योंकि जब दूसरा वचन पत्र निष्पादित किया गया था तब ऋणी वयस्क हो चुका था। डिक्री योग्य है, क्योंकि पहले वचन पत्र दिया गया। ऋण भूतकालीन प्रतिफल भारतीय विधि के अनुसार भूतकालीन प्रतिफल वैध है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खारिज करने योग्य है, क्योंकि पहले जब उसने वचन पत्र दिया था तो उसके वह अवयस्क था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये केस भी पढ़ लो। केस किसका? सूरज नारायण बनाम सुक्खू अहिर के बाद में बताया गया कि न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दूसरे वचन के साथ आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह बिना प्रतिफल अतः उक्त दावा खारिज करने योग्य है, क्योंकि पहला वचन पत्र शून्य होने के कारण विद्यमान नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। सम्मत की परिभाषा कहाँ दिया गया है? कंसेंट की परिभाषा 13 में, कंसेंट 13 में दिया है। प्रतिफल की परिभाषा कहाँ दिया गया? 2D में दिया गया। प्रतिफल 2D में दिया गया है। फिर उसके बाद समाश्रित संविदा की परिभाषा, समाश्रित संविदा की परिभाषा कहाँ दिया गया है? 31 में दिया गया है। प्रतिग्रहण की परिभाषा, एक्सेप्टेंस की परिभाषा, एक्सेप्टेंस की परिभाषा कहाँ दिया है? एक्सेप्टेंस की परिभाषा 2B में दिया है। तो ये हो, आई होप ए भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक आवश्यक आवश्यकताओं की वस्तुओं बा जो अवयस्क को संदाय करता इनका भुगतान बा की संपदा से प्राप्त कर सकता। अवयस्क के साथ किया गया करार प्रारंभतः शून्य होता है। तो ये क्या है? ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है? आवश्यक आवश्यकताओं की वस्तु बा जो अवयस्क है, जो क्या है? संदाय मतलब प्रदान करता इसका भुगतान बा की संपदा से प्राप्त कर सकता। सही है, बिल्कुल सही है। अवयस्क के साथ किया गया करार प्रारंभतः शून्य होता है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आ जाओ। एक अवयस्क जिसने अपने वचन को पूर्ण रूपे पालन कर लिया हो और दूसरे वयस्क पक्षकार के विरुद्ध संविदा को परिवर्तित करा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? कथन सही नहीं है, क्योंकि अवयस्क का करार शून्य है। कथन सही है, क्योंकि अवयस्क संविदा के आवश्यक विकल्प शून्यकरणीय। कथन सही है, क्योंकि अवयस्क प्रतिग्रहिता हो सकता है, परंतु प्रतिग्रहित करता नहीं हो सकता। यही सी ऑप्शन सही होगा। ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कर नहीं सकता लेकिन एक्सेप्ट कर सकता है। देखो पढ़ो क्या कहता है। प्रस्तुत कथन स्पष्ट किया गया है कि कथन अवयस्क के लाभ के लिए की गई संविदा लागू होती है। मोरी बीबी धर्मोदास के बाद में निर्णय वहाँ लागू होता है जहाँ अवयस्क ने अभी संविदा में अपना वचन पूरा नहीं किया, वहाँ नहीं जहाँ उसने अपने वचन का पालन कर दिया हो। ऐसे में दूसरे पक्षकार को पालन करवाने के लिए वह दावा वाद ला सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सामान्य संविदा हेतु मर्यादा काल कितनी होती है? सामान्य संविदा हेतु मर्यादा काल 3 वर्ष होती है। मर्यादा काल का उल्लेख नहीं, मर्यादा काल 1963 में 3 वर्ष की होती है। नेक्स्ट आ जाओ। पागल खाने का एक रोगी जो कुछ अंतरालों में अस्वस्थ हो जाता है, उन अंतरालों के दौरान संविदा कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा पैरा ये कहाँ दिया है? धारा पैरा का 2, ये सब पढ़ लेना। धारा पैरा का 2 प्रायतः विकृचित है, किंतु कभी कभी वह स्वच्छित हो जाता है। तो स्वच्छित जब हो जाएगा तो वह संविदा कर सकता है। फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री विथ ईच अदर स्टूपुलेटेड देयर इंडिविजुअल ऑफर एंड द कंसिडरेशन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस पुट द क्लियर ऑफर एंड द काउंटर ऑफर। तो क्या हो जाएगा? सेम सेंस और सेम उस पर एग्री अपॉन द सेम थिंग और सेम सेंस पे आधारित। तो 13 कंसेंट की परिभाषा क्या कहता है? इसके अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो यह कहा जाता है कि वह सम्मत हो गए। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि किस धारा में सम्मत? 13, ये भी छोड़ दो। सम्मत को किस में नहीं तो करार नहीं है, तो ये 13 में, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ।
कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? यदि सहमति प्रपीड़न का परिणाम है तो करार शून्य है। यदि एक पक्षकार अवयस्क है तो करार शून्य है। यदि एक करार उद्देश्य अवैध है तो करार शून्य है। यदि करार का प्रतिफल है तो करार शून्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही नहीं है। करार में प्रतिफल है तो करार शून्य कैसे होगा? अब आ जाओ आप नेक्स्ट। क्या कहता है? धारा 10 में बताया गया है कि कौन करार संविदा है। कौन करार क्या है? संविदा है। जिस करार के पक्षकार सक्षम है, स्वतंत्र, सहमत है, विधिपार प्रतिफल शून्य घोषित नहीं किया गया तो वह करार संविदा। धारा 25 में बताया गया है, क्या बताया गया? धारा 25 में देखो क्या बताया गया। धारा 25 में बताया गया कि जिस करार का प्रतिफल नहीं है वह शून्य होगा। तो दिया गया करार प्रतिफल है तो अतः शून्य नहीं होगा। प्रतिफल के बिना करार शून्य नहीं है। 25 में दिया, ये याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवयस्क का करार शून्य, बाजी करार शून्य, तथ्य के संबंधों में क्या होता है? पारस्परिक त्रुटि द्वारा उत्पन्न करार शून्य है। बिना प्रतिफल के संविदा शून्य। धारा 25। नेक्स्ट आ जाओ, इसको पढ़ लो। क्या है? संविदा अधिनियम निम्नलिखित संविदाओं को शून्य पक्षकारों के मध्य तथ्य की भूल के अधीन किया गया करार शून्य, प्रतिफल के बिना करार किया गया शून्य, विवाह अवरोधक करार, व्यापार अवरोधक करार, विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार, अनिश्चित अर्थ वाले करार, बाजी करार, असंभव घटना पर समाश्रित असंभव कार्य को अवयस्क के साथ करार शून्य होता है क्योंकि संविदा के सक्षम वयस्क स्वशिक्षित होना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के भी करार शून्य नहीं होता। उन परिस्थितियों का वर्णन 25 में है। करार शून्य होता है परंतु कुल परिस्थितियों का वर्णन भी 25 में किया गया। ऐड आइडम खूब पूछता है, ये इंपॉर्टेंट। ऐड आइडम क्या? उत्पीड़न, स्वतंत्र सहमति, समान भाव से समान सहमति। ये 13 ऐड आइडम से तात्पर्य समान भाव से समान सहमति, एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना। आंग्लविद के कॉन्सेस आन आइडम कहते हैं, इसे 13 में प्रकाश डालते हैं। कॉन्सेस ऐड आइडम का प्रावधान क्या है? मस्तिष्कों का मिलन से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। एक ही बात पर एक ही भाव से मंतक्त होना क्या कहलाता है? एक ही वस्तु को एक ही अर्थ में करार होना चाहिए। एक ही बात पर क्या होना चाहिए? एक ही वस्तु को एक ही अर्थ में करार हो। एक ही बात पर एक ही मंतक कंसेंसस एडम का अर्थ है एक ही वस्तु का एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना चाहिए। संविदा के लिए सृजन के लिए एक ही वस्तु पर एक ही अर्थ में मंतक होना चाहिए। इंडिया मोटर्स लिमिटेड बनाम पंजाब इलेक्ट्रिक बोर्ड सम्मति को भारतीय संविदा अधिनियम धारा 13 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति तभी कही जाएगी जब वह सहमत होते हैं, वे एक ही चीज़ पर सहमत होते हैं, वे एक ही चीज़ पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं, वे एक ही चीज़ पर एक ही अर्थ एवं दिए गए स्थान पर सहमत होते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम धारा 13 में सम्मत को परिभाषित करती। इसके अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में अर्थ में सहमत होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सा वैध संविदा के लिए आवश्यक है? पक्षकारों के मस्तिष्क का मिलन, पक्षकारों के अधिकारों की वैधता की जांच करने के मिलन, पक्षकारों के प्रतिफल की विवेचना हेतु मिलन, पक्षकारों के प्रस्ताव और स्वीकृति को समझने के लिए मिलन। तो संविदा निर्माण हेतु स्वतंत्र सहमति एक आवश्यक तत्व है। स्वतंत्र सम्मति वहाँ कही जाती है जहाँ पक्षकारों को एक ही बात पर एक ही रूप से सहमत होते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में पक्षकारों के मस्तिष्कों को मिलन उल्लेखनीय है। संविदा निर्माण हेतु प्रस्तावना, स्वीकृति तथा प्रतिफल आवश्यक है, किंतु इसके निर्धारण की विवेचना हेतु पक्षकार मिलन आवश्यक नहीं है और न ही पक्षकारों को अधिकारों की वैधता की जांच होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या वैध करार दूषित हो जाता है यदि गलती से सहमति प्राप्त कर ली। विषय के बारे में राय, समव्यवहार की प्रकृति में मूल, समव्यवहार की प्रकृति के प्रतिनिधि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धारा 13 के अनुसार संविदा के पक्षकार किसी भी बात पर एक ही भाव से सहमत होने चाहिए। धारा 20 के अनुसार भूल संविदा की विषय वस्तु के बारे में होनी चाहिए तथा विषय वस्तु संविदा का मर्मभूत होना चाहिए। सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जब निम्नलिखित में कारित न प्रपीड़न, कपट, असमय कसर सभी विकल्प सही हैं। स्वतंत्रता सहमति का 14 में दी गई है। 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति क्या है? प्रपीड़न 15 में, असमय कसर 16 में और कपट 17 में, दुरुपदेशन 18 में और भूल द्वारा न प्राप्त की गई अधिनियम धारा 15 के अनुसार प्रपीड़न, धमकी
द्वारा प्राप्त सम्मति के आधार पर की गई संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी। उसकी सम्मति प्रपीड़न से प्राप्त की गई सम्मति के आधार पर किया गया करार शून्य न होकर शून्यकरणीय होगा। हम नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है? तो स्वतंत्र सहमति किस में दी गई? 14 में दी गई है। नेक्स्ट आ जाओ, स्वतंत्र सहमति स्वतंत्र तब कही जाएगी जब प्रपीड़न, असमयक असर, कपट, दुरुपदेशन, भूल से प्रभावित नहीं है। तो ये कहाँ दिया गया है? 14 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, सहमति को स्वतंत्र तब कहा जाता है जब वह पार्टियों की इच्छा को दबाकर बनता है, धोखाधड़ी से बनता है, गलती से बनता है, पार्टियों की स्वेच्छा से बनता है। भारतीय संविदा धारा 14 के अंदर धोखा, पक्षकारों की इच्छा को दबाकर, अनुचित दबाव और गलती से प्राप्त की गई सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं है। इस धारा में अन्य पार्टियों की स्वेच्छा। ये आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, आत्महत्या की धमकी देकर सहमति प्राप्त करना, उत्पीड़न से प्राप्त सहमति कहेंगे, अनुचित दबाव से प्राप्त सहमति कहेंगे, कपट द्वारा सहमति प्राप्त कहेंगे, क्या कहेंगे? उत्पीड़न द्वारा सहमति। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आत्महत्या की धमकी देकर तो वो क्या हो जाएगा? उत्पीड़न हो जाएगा। धारा 15 में परिभाषित उत्तरम में सहमति दी जाएगी क्योंकि भारतीय दंड संहिता में अपराध है वो। अब नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से प्रपीड़न को परिभाषित किया गया कहाँ? 15 में। प्रपीड़न 15 में परिभाषित किया गया। 15 के अनुसार किसी भी संपत्ति का विरुद्ध निरोध या निरोध करने की धमकी जो किसी व्यक्ति को कोई करार करने के आशय से की गई हो प्रपीड़न के अंतर्गत आएगा। प्रपीड़न द्वारा किया गया करार पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्य नहीं होगा, शून्यकरणीय होगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रपीड़न में शून्यकरणीय होगा, यानी कि वो पक्षकार के ऊपर निर्भर करेगा। अब आ जाओ, करार शून्यकरणीय विधि कार्रवाई के अवरोधक करार प्रपीड़न द्वारा, तो प्रपीड़न द्वारा अभी बताया हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार शून्य होता। निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है? विधि द्वारा प्रवर्तक कार्रवाई, व्यापार अवरोधक प्रपीड़न के अंतर्गत और विवाह अवरोधक। तो शून्य कौन सा नहीं है? विवाह विधि कार्रवाई के अवरोधक ये भी शून्य है, व्यापार अवरोधक ये भी शून्य है और विवाह अवरोधक ये भी शून्य है। लेकिन प्रपीड़न शून्यकरणीय है। असमयक असर हितकारी द्वारा, तृतीय पक्षकार द्वारा, किसी अजनबी द्वारा, केवल उस पक्षकार जिसकी सहमति से कारित किया गया हो। धारा 16 असमयक असर को परिभाषित करती है। धारा 19 का में 16 के लिए 19 का में करार को उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय किए जाने का प्रावधान किया गया है जिसकी सहमति से असमयक प्रभाव के अधीन प्राप्त की गई। अतः स्पष्ट है कि सम्मत असमयक असर प्रभाव से प्राप्त की गई अभिवाक मात्र ऐसे पक्षकार द्वारा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, अनुबंध क्या है? अनुबंध अनुचित प्रभाव का संबंध के अंतर्गत नहीं आता। डॉक्टर और मरीज, ग्राहक दुकानदार, वकील मुवक्किल, मालिक नौकर। तो ग्राहक और दुकान अनुचित प्रभाव। धारा 16 के अनुसार असमयक असर शून्यकरणीय है जहां पक्षकारों का संबंध इस प्रकार एक दूसरे को अधिशासित करने की स्थिति में हो। संविदा क्या होनी चाहिए? अनुचित प्रभाव से प्रेरित कही जाएगी। डॉक्टर तथा मरीज के साथ वकील तथा मुवक्किल का संबंध, मालिक तथा नौकर का संबंध मालिक अधिशासित स्थिति में, किंतु ग्राहक और दुकानदार का संबंध ऐसा संबंध नहीं है। असमयक असर नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का बिना जमानत के क्या कहता है? इसको बड़ा कर लो थोड़ा तो पढ़ने में सही रहता है। का बिना जमानत के किसी समय खा से ऋण लेने का प्रयास करता है जब उसे कोई बिना जमानत के ऋण देने को तैयार नहीं है तो का अत्यावश्यक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खा उसी ब्याज की बहुत अधिक ऊंचाई दर पर ब्याज स्वीकार करता। शून्य है, केवल खा की इच्छा पर शून्यकरणीय है, केवल का की इच्छा पर शून्यकरणीय है, वैध है। तो ये वैध है। 16 के दृष्टांत घा पे ये इंपॉर्टेंट है के अनुसार का और खा के बीच संविदा कारोबार के मामूली अनुक्रम में मानी जाएगी तथा वैध होगी। यह संविदा धारा 16 के अंतर्गत असमयक असर से प्रेरित नहीं मानी जा। असमयक असर के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर की गई संविदा शून्यकरणीय होती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या कहता है, एक बैंकर से उधार लेने के लिए ऐसे समय पर आवेदन करता है जब धन बाजार में तंगी है। बैंकर ब्याज की अप्रायिक ऊंची दर पर ऋण देने के सिवाय उधार देने से इनकार करता है। का ब्याज की ऐसी ऊंची दर ऋण को अनिच्छापूर्वक स्वीकार करता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसी परिस्थितियों में सही है? तो क्या है, संविदा शून्यकरणीय क्योंकि बैंकर ने कहा कि सम्मत प्रपीड़न से प्राप्त की थी। संविदा शून्यकरणीय क्योंकि बैंकर ने कहा कि सम्मत असमयक असर से प्राप्त की थी। करार शून्य क्योंकि ब्याज की अप्रायिक ऊंची दर मांगना बैंकर के भाग पर अनैतिक है। संविदा वैध है क्योंकि यह कारोबार के साधारण अनुक्रम में हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो इसको पढ़ लो, यही डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। धारा 16 के दृष्टांत घ पर आधारित है। संविदा वैध है क्योंकि कारोबार के साधारण अनुक्रम में है। क्या एक मालिक अपने नौकर से उसकी साइकिल बाजार मूल्य से कम बेचने को कहता है? संविदा नौकर द्वारा परिहार की जाती। निम्नलिखित में से कैसे होगा? अनुचित प्रभाव होगा। 13, 14 आ जाओ। संविदा अधिनियम की 16(1) के अंतर्गत संविदा असमयक असर से उत्प्रेरित की जाएगी क्योंकि मालिक अपने नौकर को इच्छा अधिशासित करने की स्थिति में, अतः यह संविदा नौकर द्वारा अनुचित प्रभाव असमयक असर के आधार पर परिहार की जा सकती है। का जिसने अपने पुत्र खा को उसकी आवश्यकता के दौरान धन उधार दिया था, खा अवयस्क होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उसे उस उधार धन देने की बाबत शोध से अधिक धन से बंधन पत्र द्वारा प्राप्त कर लेता। का प्रयोग क्या असमयक असर है? ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछता है। धारा 16 के दृष्टांत का पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या कहता? आ ने बा को नीलामी द्वारा ऐसा घोड़ा बेचा जिसके पागल होने की जानकारी आ को थी। घोड़े के पागल के बारे में आ ने बा को कुछ नहीं बताया। इस विक्रय को रद्द किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या है? कपट है, छल है, दुरुपदेशन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखो इसको पढ़ो। 17 के अंतर्गत आ का कार्य कपट नहीं क्योंकि उसने किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाया नहीं है। वह मौन रहना कपट के तुल्य है, ना ही मौन रहना कपट के तुल्य है। धारा 18 के अंतर्गत दुरुपदेशन नहीं है क्योंकि आ ने ना तो कर्तव्य भंग किया है और ना ही कुछ निश्चायक प्रख्यान किया है। आ का कार्य छल नहीं है क्योंकि प्रख्यान करने का उसका आशय नहीं है। इसलिए उपरोक्त में से कोई उत्तर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, खूब पूछता। देखो फिर पूछा, का नीलामी द्वारा खा को एक घोड़ा बेचता जिसके विषय में का जानता वह ऐबदार है। का घोड़े के ऐब के विषय में खा को कुछ नहीं कहता है। तो ये क्या हो जाएगा? का की ओर से कपट नहीं किया गया। ये खूब पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट है। जब उसका बोलने का धर्म होगा, बोलने का उसका कर्तव्य होगा, तब वो मौन रहता है, तब माना जाएगा। लेकिन अगर उसका बोलने का कर्तव्य नहीं है और नहीं बोलता तो वो कपट नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? एक व्यापारी आ दूसरे व्यापारी बा से संविदा करता। आ को कीमतों में परिवर्तन की खबर है जो संविदा करने की बा की इच्छा प्रभावित कर सकती है। आ वह खबर बा को नहीं बताता। आ दोषी है। कैसा दोषी? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। किन मामलों में मौन से कपट कारित होता है? ए द्वारा बी को कार विक्रय करते समय उसे प्रकट नहीं किया जाता, उसके द्वारा कार चुराई गई है। ए बी को गेहूं विक्रय करते समय उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं बताता। ए द्वारा बी को सोना विक्रय करते समय यह ज्ञात नहीं कराता कि सोने की कीमत गिरने वाली। ए द्वारा बी को पुस्तक विक्रय करने या नहीं बताया जाता कि पुस्तक का नया संकलन प्रकाशित होने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको पढ़ लो। मौन से कपट कारित होगा। धारा 17 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अनुसार ए द्वारा बी को कार का विक्रय करते समय यह प्रकट किया जाना कि कार चुराई हुई है ए का कर्तव्य, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति इस तथ्य को जानते हुए कि चोरी कार की है क्रय करने हेतु तो अपनी रजामंदी नहीं देगा।
कपट की कोटि में नहीं आता है। किसी तथ्य को जो सत्य नहीं है यह विश्वास न होते हुए प्रस्तुत करना ही वह सत्य है। किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाना, ईमानदारी से विश्वास करते हुए कि वह तथ्य सत्य है और बिना किए जाने हेतु वह मिथ्या कोई व्यपदेशन करता है। पालन करने के लिए कोई आशय रखे बिना कोई वचन देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा 17 को कपट में परिभाषित किया। इसके अनुसार निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी संविदा के किसी पक्षकार द्वारा अथवा उसकी मौनोनुकूलता से अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के दूसरे पक्षकार या अभिकर्ता को धोखा देने के आशय से या उससे संविदा को उत्प्रेरित करने के आशय से किया जाता है तो वह कपट होगा। ऐसा तथ्य जो सत्य नहीं है उसका एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत करना जो यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है। किसी तथ्य का ज्ञान विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, पालन करने का आशय न रखते हुए कोई वचन देना, प्रवंचना देने का आशय कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसका कपटपूर्व होना विधि द्वारा विशेष रूप से घोषित करे। धारा 17 में उल्लिखित कपट के आशय से आवश्यक तथ्यों के विवरण से स्पष्ट है कि ईमानदारी पूर्वक किसी कथन की सत्यता से में विश्वास करते उसे मिथ्या या असत्य जाने बिना कोई व्यपदेशन करना कपट के अंतर्गत नहीं आता। उल्लेखनीय धारा 19 के अंतर्गत किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न, धारा 15 कपट, 17 दुर्पदेशन, 18 और प्राप्त की गई तो ऐसे करार उस पक्षकार के विकल्प पर सुनकरणीय होंगे। अब आ जाओ कपट से किया गया करार क्या होता है, सुनकरणीय होता है। भारतीय संविधा धारा 17 में किसके, धारा 19 के अधीन उस पक्षकार के सुनकरणीय होता है। नेक्स्ट आ जाओ, धोखा या कपट के अंतर्गत की गई संविदा सुनकरणीय होती है। किसी तथ्य का सक्रिय विश्वास से छिपाना, ये क्या है, सक्रिय विश्वास से छिपाना कपट है। निम्नलिखित में से कौन सा कपट संबंधित नहीं, डेरी बनाम पीक, वार्ड वर्सेस हॉब्स, दियालाराम बनाम सरगा, कमलाकांत बनाम प्रकाश दे। तो दियाला बनाम सरगा यही नहीं संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ, दियाला बनाम सरगा किससे संबंधित है, असमय असर से संबंधित है। अब आ जाओ, आप बासे कहता है यदि आप इनकार नहीं करते तो मैं यह मान लूँगा कि घोड़ा स्वस्थ है। आ कुछ नहीं कहता है, आ चुप रहना बोलने के समान है। यह दृष्टांत किस पे है, 17 पे है। ये खूब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी बार बताऊँ ये खूब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पढ़ लो, इसको मैं डिटेल में पढ़ दे रहा हूँ। धारा 17 के दृष्टांत गा पर आधारित है। यहाँ आ चुप रहना भारतीय संविधा अधिनियम धारा 17 के अंतर्गत कपट की कोटि में आ जाएगा, क्योंकि आ जानता है कि उसके न बोलने से घोड़ा स्वस्थ के संबंध बा के प्रति कपट हो जाएगा। धारा 18 दुर्पदेशन, धारा 19 स्वतंत्र सहमति के बिना करारों से करता तथा 20 में दोनों पक्षकारों के भूल के कारण किए गए करार शून्य होते हैं। तो 20 में क्या होंगे, शून्य होंगे भूल के कारण। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, यदि कोई अवैध अपनी आयु का दुरुपदेशन करते हुए कोई संपत्ति या वस्तु प्राप्त कर लेता तो उसको वापस करने के लिए बाध्य किया जाएगा। मोचन, प्रत्यास्थापन, प्रत्यासन, अंशदान। तो किससे प्रत्यास्थापना से। देखो 18 पढ़ लो फिर। 18 क्या है, धारा 18 दुरुपदेशन को परिभाषित किया है। धारा 19 दुरुपदेशन के प्रभाव के बारे में प्रावधान है। जब कोई अवैध जानबूझकर अपनी वायु का दुरुपदेशन करके कोई माल या संपत्ति खरीदता है तो जब तक ऐसी वस्तु उसके कब्जे में है उसे वापस ली जा सकती है। इसे प्रस्थापना का सिद्धांत कहते हैं। संविदा शून्य होने के कारण स्वामित्व अंतरण नहीं होगा, इसलिए माल उसे वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कोई व्यक्ति यह मानते हुए कि यह वक्तव्य सही है गलत वक्तव्य देता है और संविदा अन्य पक्षकारों को भ्रमित नहीं करता तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे मिथ्या व्यपदेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसमें दिया कपट की परिभाषा 17 में, दुरुपदेशन की या मिथ्या व्यपदेशन 18 में परिभाषित है। धारा 18 अनुसार मिथ्या व्यपदेशन किसी बात का निश्चय व्याख्यान जो सत्य नहीं है
उस व्यक्ति द्वारा उस बात का सत्य होने का विश्वास करे हो, भले ही वह उस बात को उस व्यक्ति की जानकारी में समर्थित न हो। कपट या मिथ्या व्यपदेशन के एक प्रमुख अंतर यही है। मिथ्या व्यपदेशन में किसी गलत या असत्य कथन का प्रख्यानकार या संविदा के दूसरे पक्षकार को धोखा देने या भ्रमित करने के आशय के बिना किया जाता है। दुरुपदेशन के संबंध में दोनों संविदा सुनकरणीय बनाते हैं। कपट दुष्कृति के नुकसानी के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता। असाधारण दुरुपदेशन एक दुष्कृत्य है। तो अब इसको पढ़ लो, इसमें क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सत्य हो जाएगा। क्या कहता है, संविदा धारा कपट 18 दुरुपदेशन 17 में के अनुसार कपट एक दुष्कृत्य है जो नुकसानी के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता। धारा 19 में प्रपीड़न कपट या दुरुपदेशन से सम्मत प्राप्त करके शून्यकरणीय होगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अब निम्नलिखित कथनों के अंतर में कौन सा सही है। सभी दुरुपदेशन में कपट सम्मिलित है। सभी कपट में दुरुपदेशन सम्मिलित है। कपट और दुरुपदेशन में कुछ भी समान नहीं है। कपट और दुरुपदेशन दोनों प्रपीड़न में समान। सभी कपट में दुरुपदेशन सम्मिलित है। सभी कपट में दुरुपदेशन सम्मिलित है। धारा 19 के अनुसार प्रपीड़न कपट दुरुपदेशन प्राप्त सम्मत उस पक्षकार के विकल्प पर सुनकरणीय जिसने सम्मत दी है। अतः सभी कपट दुरुपदेशन में सम्मिलित होते हैं। दुरुपदेशन में किसी गलत या असत्य कथन का प्रख्यान करार या संविदा के दूसरे पत्रकार को धोखा देने या भ्रमित करने के आशय के बिना किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, सही उत्तर को इंगित करते हुए एक शून्यकरणीय संविदा एक ऐसा करार है जो उसके पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उसके पक्षकारों में से किसी भी एक के द्वारा परिवर्तनीय है, केवल न्यायालय की अनुमति से परिवर्तनीय है। उसके पक्षकारों में से केवल एक के विकल्प पर परिवर्तनीय है, तो केवल एक के विकल्प पर। धारा 19 और 19 का के उपबंधों के अनुसार जब करार के लिए सम्मत प्रपीड़न असमय कसर कपट दुरुपदेशन द्वारा प्राप्त की गई हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो किसी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त हुई है। अतः एक शून्यकरणीय संविदा एक ऐसा करार है जो उसके पक्षकारों में से केवल एक के विकल्प पर ही परिवर्तनीय हो। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, संविदा शून्य है यदि वह कपट से कारित, यदि वह प्रपीड़न से कारित या उसका प्रतिफल विरुद्ध हो, इनमें से सभी। तो क्या कपट या प्रपीड़न से कारित सम्मति या निर्मित संविदा शून्य नहीं है, किंतु अपितु ऐसे पक्षकार के जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई हो विकल्प 19 के अनुसार शून्यकरणीय होती है। जबकि धारा 23 के अनुसरण में ऐसा करार या संविदा जिसका उद्देश्य प्रतिफल विरुद्ध हो वह शून्य होता है। अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, एक्स वाई के साथ एक संविदा करता है जिसमें वाई कपट का दोषी है। तो एक्स क्या है, संविदा निरस्त कर सकता है किंतु प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकता है, केवल प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। संविदा को निरस्त कर प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविदा को निरस्त कर प्रतिकर। धारा 19 के अनुसार जब किसी पक्षकार के लिए सहमत प्रपीड़न दुर्गत तो वह करार ऐसी संविदा जो उस पक्षकार के विकल्प और उसकी सहमति से सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई हो। 17 जो इस प्रकार प्राप्त की गई हो। नेक्स्ट पढ़ो, इस प्रकार प्राप्त की गई हो कि शून्यकरणीय अतः प्रस्तुत समस्या x के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय अर्थात x संविदा को निरस्त कर सकता है तथा संविदा दूसरे पक्षकार y के साथ कपट को पीड़ित होने के कारण x प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कपट एक टॉर्ट है का एक खुले समुद्र में एक अंग्रेजी जहाज पर ऐसे कार्य द्वारा भारतीय दंड संहिता के अंदर आपराधिक अभित्रास की कोर्ट में आने खास से करार करता है। यह एक वैध संविदा है क्योंकि खुले समुद्र पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। यह एक शून्यकरणीय संविदा क्योंकि खुले समुद्र पर लागू नहीं होती है। यह एक वैध संविदा नहीं है क्योंकि खुले समुद्र पर भारतीय संविदा लागू। यद्यपि का ने प्रपीड़न का प्रयोग किया तथा का के विकल्प पर वह शून्यकरणीय होगा। प्रस्तुत समस्या क्या है, संपत्ति आपराधिक अभित्रास द्वारा प्राप्त की गई अर्थात खान ने प्रपीड़न के अधीन करार किया। संविदा विधि धारा 19 के अधीन संविदा के विकल्प पर क्या होगा, शून्यकरणीय होगा। अब आ जाओ, ये वाला खूब इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये खूब पूछता क्वेश्चन। गुरु का आध्यात्मिक परामर्श दास्ता ने चेले को अपने भक्त को परलोक से आत्मा का लाभ पाने के लिए अपनी संपत्ति दान देने के लिए प्रेरित किया। यह दान क्या होगा, शून्यकरणीय असमयक असर से देता है। तो ये कैसा 16 के अंतर्गत आ जाएगा।
और 19 का में दान शून्यकरणीय धारा 19 का के अनुसार जबकि किसी करार के लिए सम्मत प्रपीड़न असमय कसर कपट दुरुपदेशन से कारित किया हो तब करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प शून्यकरणीय है जिसकी सम्मत से ऐसे कारित हुई है। चूंकि उक्त समस्या में चेले की सम्मत असमय असर द्वारा प्राप्त 19 का के अधीन चेले के विकल्प शून्यकरणीय। प्रश्न मन्नू सिंह, ये खूब वाद पूछता है। मन्नू सिंह बनाम उमादत्त पांडे, मन्नू सिंह बनाम उमादत्त पांडे, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया, याद कर लेना। 1890 का केस है तथा इंग्लिश वाद किस पे? अल्फार्ड बनाम स्किनर, अल्फार्ड बनाम स्किनर। मन्नू सिंह बनाम भारत में उमादत्त, अल्फार्ड बनाम स्किनर का गुरु चेला स्किनर का वाद गुरु चेला, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से असमयक असर से संबंधित है, निम्नलिखित में से असमयक असर से संबंधित है, क्या संबंधित है देख लो। अल्कार्ड बनाम स्किनर का असमयक असर अल्कार्ड बनाम स्किनर का वाद है। इसमें आध्यात्मिक गुरु और चेले का संबंध व्यावसायिक संबंध का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति जो अभिभावी स्थिति में हो और दूसरे व्यक्ति की सम्मत प्रभाव डालकर प्राप्त करता है तो वह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? असमयक असर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन संविदा के को एक पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय नहीं बनाता? सम्मत प्रपीड़न द्वारा, सम्मत असमयक असर, सम्मत कपट द्वारा, सम्मत तथ्य की भूल द्वारा, 20 नहीं बनाता है। नेक्स्ट आ जाओ। स्वतंत्र सम्मत के अभाव में किया गया करार शून्यकरणीय। 19 का में जब एक समझौते के लिए सहमत जबरदस्ती के कारण होती है तो वह समझौता वैध संविदा, शून्यकरणीय संविदा। नेक्स्ट आ जाओ। शून्यकरणीय शून्य संविदा, अमान्य संविदा, तो क्या होगा? शून्यकरणीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसको पढ़ो। जब करार किसी पक्षकार की सम्मत असमयक असर से प्राप्त किया जाता है तो भी क्या होगा? तो संविदा क्या अवैध होगा? क्या होगा? संविदा। ऐसा करार उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय जिसके सम्मति से वह प्राप्त किया गया। ये सब आसान है, ये सब कर लेना, आप इतनी बार पढ़ा चुका हूँ। स्वतंत्र सम्मत के बिना किया गया करार क्या होता है? या तो शून्य होगा या तो शून्यकरणीय। ये खूब इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, खूब इम्पॉर्टेंट। या तो शून्यकरणीय या शून्य है। ऐसी संविदा जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के प्राप्त किया गया। जिस पक्षकार की स्वतंत्र सहमति नहीं थे उसके स्तर पर शून्यकरणीय होगा। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रपीड़न संविदा की शून्यकरणीय बना देता है, अनुचित प्रभाव संविदा को शून्यकरणीय बना देता है। नेक्स्ट क्या है? कपट संविदा को शून्यकरणीय बना देता है, भारतीय विधि में त्रुटि संविदा को शून्यकरणीय बना देता है। तो क्या 1919 का प्रावधान के अनुसार जब किसी करार के लिए सम्मत प्रपीड़न असमयक असर कपट दुरुपदेशन द्वारा प्राप्त की गई हो तो करार ऐसी संविदा जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी जिसकी सम्मत इस प्रकार प्राप्त की गई है। अतः विकल्प ए बी सी तीनों सही है। धारा 21 के अनुसार कोई संविदा इस कारण शून्यकरणीय नहीं होगी कि वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी। नेक्स्ट आ जाओ। बा को प्रवंचित करने के आशय से आ मिथ्या व्यपदेशन करता। आ के कारखाने में 500 टन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है, तद द्वारा बा को कारखाने खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता। शून्य है। आ के विकल्पीय पे बा के विकल्प पे शून्यकरणीय किसके? बा के। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये खूब पूछता है, ये भी नील वाला भी उदाहरण खूब पूछता है, इधर से उदाहरण खूब पूछता है। प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्षरता 19 के दृष्टांत काक से संबंध है। संविदा बा के विकल्प शून्यकरणीय होगा। जबकि किसी करार के लिए सम्मत प्रपीड़न कपट दुरुपदेशन कार्य था तो उस पक्षकार के विकल्प शून्यकरणीय होगा। नेक्स्ट आ जाओ। किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मरभूत हैं तो भूल से वह हुआ तो वह करार क्या होगा? करार परिवर्तन नहीं कराया जाता, करार शून्य होगा। करार क्या होगा? करार शून्य होगा। धारा 20 के अनुसार जहाँ क्या दोनों पक्षकार भूल में हो तो जो करार मरमूद वह करार शून्य होगा। अब आ जाओ सेकंड लास्ट पेज पे, इसके बाद लास्ट पेज हो जाएगा। क्या है? खा का की पुत्री है।
का और खा एक संविदा करते हैं। का को कीमत में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिसे संविदा करने के लिए अग्रसर होने के लिए खा की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा। का ने यह सूचना खा को नहीं दी बताया। तो शून्य है परंतु अवैध है, विधिमान है, खा के विकल्प शून्यकरणीय, अवैध होने के कारण शून्य, खा के विकल्प शून्यकरणीय। कीमत की जानकारी देने के लिए आबद्ध है, उसने जानकारी नहीं दी, अतः मौन कपट होने के कारण भारतीय संविदा 19 के अधीन खा के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। का दुर्प्रदेशन द्वारा खा को गलत विश्वास कराता है कि का के कारखाने में 500 टन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ये खूब इम्पॉर्टेंट है। खा कारखाने के लेखाओं का पड़ताल करता है जो यह दर्शित करते हैं कि केवल 400 टन ही नील बनाया जाता है। इसके पश्चात का कारखाने को खरीद लेता है। संविदा का के दुर्प्रदेशन के कारण क्या होगा? शून्यकरणीय नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट, शून्यकरणीय नहीं है, खूब इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। 19 का के अनुसार संविदा का के दुर्प्रदेशन के कारण शून्यकरणीय, क्योंकि खा ने कारखानों की लेखाओं की जांच पड़ताल के पश्चात संविदा किया था, इस वजह से वो शून्यकरणीय नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। जब किसी करार के लिए सम्मत दुर्प्रदेशन द्वारा या ऐसे मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्व कारित हुए हैं, तब उस पक्षकार के पास जिसकी संपत्ति इस प्रकार कारित हुई है सत्य का पता मामूली तत्परता से पता लेने के साधन, तब क्या होगा? तब ऐसी संविदा शून्यकरणीय होने का कारण परिवर्तनीय नहीं है। तब ऐसी संविदा शून्य होने के कारण परिवर्तनीय नहीं है। तब ऐसी संविदा वैध और परिवर्तनीय है। सी हो जाएगा। क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जब किसी करार के लिए सम्मत प्रपीड़न कपट दुर्प्रदेशन से कारित हो तब करार शून्य है। करार ऐसी संविदा जो किसी सम्मत देने वाले पक्षकारों के विकल्प शून्यकरणीय, परंतु इस धारा के अपवाद के अनुसार यह दुर्प्रदेशन एक मौन द्वारा हो जो धारा 17 के अधीन कपटपूर्व सम्मत से कारित हुआ हो तथा उस पक्षकार के जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई कि सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन है, तथा ऐसी संविदा शून्यकरणीय न होकर वैध और परिवर्तनीय होगी। नेक्स्ट आ जाओ। जहाँ की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए आवश्यक भूल के कारण हो, वहाँ करार शून्यकरणीय, शून्य, अवैध और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? शून्य है। धारा 20 के अनुसार जहाँ किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत मूल में हो तो वह करार क्या होगा? शून्य होगा। भूल में हो करार क्या होगा? शून्य होगा। पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। माल के निर्दिष्ट इस थोरा को जिसके बारे में अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई को चल चुका है। ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खा को बेचने का करार क्या करता है? पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व ही इस थोरा को प्रवहन करने वाला को संतक्त कर दिया गया तथा माल नष्ट हो गया। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। करार क्या होगा? करार शून्य होगा। दोनों को जानकारी नहीं थी। प्रस्तुत समस्या धारा 20 के प्रथम दृष्टांत पर आधारित है। भारतीय संविदा के अधीन दोनों पक्षकारों के तथ्य के भूल होने के कारण करार शून्य होगा। आ जाइए, लास्ट पेज है इस आज के लेक्चर का। ये जब दोनों पक्षकार भूल से प्राप्त हो तो ऐसी सहमति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? एक करार जो क्या है? कोरम धनगंध के कार्गो को बेचने के लिए किया गया हो जो संविदा के समय अस्तित्व में ही ना हो तो क्या हो? जो संविदा के समय अस्तित्व में ही ना हो तो शून्य करार हो जाएगा। धारा 20 के अंतर्गत 3 शर्तें। जब दोनों पक्षकार भूल में हो, भूल किसी तथ्य के बारे में हो, वह तथ्य करार के लिए महत्वपूर्ण हो। प्रस्तुत समस्या संविदा के समय संविदा की विषय वस्तु अस्तित्व में ही नहीं थी जो करार के लिए महत्वपूर्ण है, अतः पक्षकारों की भूल के कारण संविदा शून्य में है। ये 20 में हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आ से इस गलत विश्वास के साथ संविदा करता है कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा कारित है। यह संविदा क्या होगा? वैध होगा। यह संविदा क्या होगा? धारा 20 के अनुसार संविदा दोनों पक्षकारों द्वारा केवल तथ्य की भूल के अधीन किए गए करार शून्य होंगे। विधि के भूल के अधीन किए गए करार शून्य अथवा शून्यकरणीय ना होंगे, वैध होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। विधि के भूल के कारण संविदा की क्या स्थिति होती है? विधि के भूल के कारण संविदा शून्यकरणीय नहीं है। धारा 21 में, विधि की भूल के धारा 21 में कोई भी संविदा इस कारण शून्यकरणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी, अतः बी विकल्प सही है। किंतु, अब किंतु के आगे देखो क्या कह रहा है।
किंतु किसी विदेशी विधि के भूल का वही प्रभाव होगा जो किसी तथ्य के विधि के भूल का होता है। अर्थात धारा 20 के अनुसार ऐसी कोई संविदा शून्य होगी, किंतु ऐसी भूल दोनों पक्षकारों द्वारा कारित की गई। एक तथ्य द्वारा भारत में प्रवर्तनीय विधि संबंधी भूल का क्या प्रभाव होगा? संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। ये याद कर लेना, खूब इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, दो पक्षकारों द्वारा संविदा में प्रवेश किया जाता है, पश्चात में उसके द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि उसके द्वारा भारत में प्रचलन विधि को समझने में भूल की है। यह उनकी संविदा को क्या कहता है? गैर अस्तित्व शून्यकरणीय नहीं है। तो डी हो जाएगा, शून्यकरणीय नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? आ अपने स्कूटर को जिसकी कीमत 10,000 रुपये है उसको बा को 5,000 रुपये बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यह समझौता कैसा होगा? वैध होगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। का और खा एक विशिष्ट नीलामी पर एक दूसरे के विरुद्ध बोली न लगाने का करार करते हैं। बताइए निम्न यह करार विधिमान है, यह करार लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण शून्य है, या यह करार अनैतिक होने के कारण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह करार विधिमान है। किसमें? पटी-पति, ये खूब इम्पोर्टेंट। पटी-पति रामलिंगैया बनाम नागुल्ला गुप्ता सुब्बारभी। तो पटी-पति वाला केस है, ये खूब पूछता है। मद्रास में कहा है उस करार को विधिमान ठहराया जिसमें गांव वालों के करार के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति ने बोली लगाई थी, इसलिए नीलामी में बोली न लगाने वाले का करार विद्यमान है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और मैं आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियो बना के देता रहूँ। ओके, थैंक यू।